पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कल पढ़ाया था कि हमारे देश में विविधता में एकता है ना। तो ये एकता संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। कोई भी नागरिक छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। सबको जीने के स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। यानी सब समान, सभी व्यक्तियों में कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं, अमीरी गरीबी नहीं है। तो यह शासन माने जानते हैं राज, शासन यानी राज चलाना, शासन चलाना। और हमारा यानी भारत का शासन, हमारी जनता का शासन, भारत की जनता यानी आप लोग, हम लोग। तो सबका शासन कैसा है, समझ में आएगा? सबका शासन। तो आप लोग जानते हैं कि शासन चलाने के लिए सबसे पहले आप लोग जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप वोट डालने लगते हैं। क्या कर डालने लगते हैं? वोट डालकर क्या करते हैं? अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं, अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं और पंच चुनते हैं, मेयर यानी अध्यक्ष भी चुनते हैं, पार्षद भी चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं। तो आप जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। और जब वोट में चुनाव में जीत जाता है, वह आप जैसा कहते हैं वैसा आपका शासन चलाता है, ठीक। तो शासन यानी नेता लोग जो होते हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं और चुनने के बाद उनका क्या होता है, जैसा हम शासन चाहते हैं वैसा वह शासन चलवाते हैं। तो देखें, हमारे देश में नियम बनाने का कार्य कौन करता है? सबसे पहला काम पढ़ना है हमें, क्या? नियम बनाने का कार्य कौन करता है? तो हमारे देश में जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद कहाँ बैठते हैं? सांसद बैठते हैं आपके लोकसभा में। कहाँ बैठते हैं? सांसद जो चुने होते हैं वो बैठते हैं लोकसभा में। और लोकसभा में ही नियमों को बनाया जाता है। हमारे लिए शासन चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाएगा। तो ये नियम किसने बनवाया? आप लोगों ने बनवाया और सांसद के थ्रू बनवाया और वो नियम सब पे चल रहा है। और जो लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं उन्हें उसे पेनाल्टी या दंड देना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये नियम हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देश में नियम बनाने का कार्य कौन करता है, ये आप पाठ में पढ़ेंगे। नियमों का क्रियान्वयन कौन करता है? जैसे नियम तो बन गया, नियम बनाने के बाद नियम को चलाता कौन है? नियम तो बन गया और नियम को क्रियान्वयन माने होता है चलाना। क्रियान्वयन माने नियम को सुचारू रूप से चलाना, अच्छी तरह से चलाना। जैसे आपका जो नियम बन गया कि हेलमेट पहन के चलाना है गाड़ी, अब जो नहीं चला रहा है तो उसको दंड कौन दे रहा? पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, उसको दंड देती है, गाड़ी जब्त कर लेती है, पेट्रोल नहीं मिलता है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो नियम तो आप लोगों ने बनवाया, वाकई लोग अगर उस नियमों का पालन नहीं करोगे तो उस नियमों का पालन कौन करवाता है? पुलिस, ठीक है। नियम आपने बनवाए और नियम पे जो नहीं चलता है उसको कौन रोकता है? पुलिस रोकती है। नियमों का संरक्षण कौन करता है? अब अगर आपने नियम का उल्लंघन कर दिया, मान लीजिए आपने हेलमेट नहीं पहना, अब आप पे दंड लग गया और दंड भी नहीं दिया, तो दंड आपको कौन दिला? जो आपको पैसा आपका दंड लगा है वो दंड आपको न्यायालय में जाके देना पड़ेगा, नहीं तो उसके बदले में आपको जेल काटनी पड़ेगी। समझ में आई बात?
तो नियम पहले बने हैं, फिर किसने चलाए हैं, उसके बाद भी नियमों का पालन जो नहीं कर रहा उसको दंड कौन देता है, उस नियमों का संरक्षण कौन करता है, वो न्यायालय करता है। नियमों का संरक्षण कौन करता है, न्यायालय। न्यायालय यानी कोर्ट, समझ में आया। न्यायालय क्या करता है, नियमों का संरक्षण करता है। जो व्यक्ति नियम के विरुद्ध काम करता है उसे सजा दी जाती है या आर्थिक दंड दिया जाता है। अब संसद का गठन कैसे होता है, जो मैं सांसद बता रहा हूं, सांसद एक व्यक्ति है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन यह उम्मीदवार कहाँ बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। संसद भवन, दिल्ली में एक संसद भवन है, वहां पर बैठते हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र से अभी कौन चल रहे हैं, एक खटीक साहब है सांसद। कौन है, मैं डॉक्टर कोई वीरेंद्र खटीक। कौन है, वीरेंद्र खटीक। वीरेंद्र खटीक हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। तो ये सांसद जो हैं कहां पर बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, और जनता के लिए जनता नियम बनवाती है, और फिर इन नियमों को संविधान में लिख दिया जाता है। उस संविधान के अनुसार फिर इन नियमों का क्रियान्वयन पुलिस करवाती है। उसके बाद अगर नियम फिर भी तोड़ रहे हैं तो न्यायालय उन्हें सजा देता है, दंड देता। तो संसद का संगठन कैसे होता है, यानी संसद में कौन कौन बैठता है। संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। एक होती है लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। ये तीनों से मिलकर के संसद बनती है, तीनों से मिलकर के संसद बनती है। ठीक है, अब इस संसद में जितने भी लोकसभा में सदस्य बैठते हैं, वे लोकसभा में कौन बैठते हैं, सांसद, जनता के द्वारा चुनेंगे। और राज्यसभा में कौन बैठते हैं, विधायक लोग, जो यहाँ से चुने गए विधायक पहले जाते हैं विधानसभा, और विधानसभा में से चुने जाते हैं विधायक, भी राज्यसभा में बैठते हैं। और राष्ट्रपति देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है, सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा उच्च पद होता है। राष्ट्रपति के पद पर जो बैठता है वो सबसे बड़ा नागरिक माना जाता है, और पहला नागरिक और सबसे उच्च पद होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सबसे प्रमुख, देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही संविधान की रक्षा करता है, संविधान के नियमों को चलवाता है। तो सुने, तो बच्चों बताइए बच्चों, आपकी पाठशाला में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है। पाठशाला में ड्रेस में आना, जूते पहनकर आना, टाई लगाकर आना, उसके बाद समय पे होमवर्क करना, समय पे आना, प्रार्थना करना, ये आपके क्या है, नियम है ना शाला के। इन नियमों को कौन कौन पालन करवाता है, तो सभी नियमों के पालन करवाने के लिए कौन होता है, सबसे बड़ा होता है हेड मास्टर। ठीक है, हेड मास्टर कुछ मास्टरों को भी नियमों का पालन करवाता है, और बच्चों को भी नियमों में, या छात्रों को भी नियमों का पालन करवाता है। और जो बच्चे या जो मास्टर नियम का उल्लंघन करते हैं उनको डांट पिलाई जाती है, या उन्हें स्कूल से बाहर किया जाता है। ठीक है, हमारे विद्यालय में गणवेश में आना, राष्ट्रगान गाना, अनुशासन में रहना, पढ़ाई करना, अपने शिक्षक का आज्ञाकारी होना आदि नियमों का पालन किया जाता है। ये नियम है ना, ड्रेस पहनना एक नियम है, राष्ट्रगान गाना नियम है, अनुशासन में रहना नियम है। अनुशासन माने जानते हैं, शांति से लड़ाई झगड़ा ना करना। ठीक है, अनुशासन में रहना और पढ़ाई करना और शिक्षकों का आज्ञाकारी होना, ये सभी नियम है। इन नियमों का पालन किया जाता है कक्षा में। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि नियमों को कौन बनाते हैं। इन नियमों को प्रधानाध्यापक जी बनाते हैं। कौन बना रहे हैं, जो बड़ा होगा वही बनाएगा। आपके परिवार में भी कुछ नियमों का पालन किया जाता होगा। सुबह से जल्दी उठना, चाय कौन बनाता है, खाना कौन बनाता है, कपड़े कौन धुलता है, घर में पोंछा कौन लगाता है, रुपए पैसे की व्यवस्था कौन करता है, खाना सब्जी की व्यवस्था
कौन करता है? आई बात समझ में? ये पूरे नियम जो होते हैं, ये आपके नियम कौन बनाता है? ये नियमों का पालन आपके घर में होता है? जी, आपके परिवार में नियम कौन बनाता है? तो नियम कभी भी हो, चाहे छोटे नियम हो चाहे बड़े नियम हो, नियम आपके बड़े ही लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे परिवार में दादाजी, दादी जी, माताजी या पिताजी नियम बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी और आपके परिवार में दादा दादी या माता पिता और हमारे गांव में भी सरपंच साहब नियम बनाते हैं। गांव के नियम कौन बनाता है? सरपंच बनाता है कि कहाँ मकान बनना है, कहाँ कुआं खोदना है, कहाँ की सड़क की सफाई होना है, कहाँ पर बाजार की मंडी भरी जानी है, कहाँ पर किन लोगों को स्कूल में कैसे नियम चलाना है, मास्टरों को क्या कहना है। तो ये सब नियम कौन बनाता है? गांव के लिए नियम बनाता है सरपंच। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, उसी प्रकार पूरे देश के नियम बनाने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए कौन उत्तरदायी है? नियम बनाने और क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन माने समझ में आया? नियमों को चलवाना। नियम तो बना दिए लेकिन नियम पे कोई चला ही नहीं रहा तो वो नियम टूटा हुआ माना जाएगा ना। तो नियम बना दो, कानून बना दो, उसको फिर चलाओ। तो उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है देश के नियमों को? आइए आप उनके बारे में जानें। हमारे देश में कानून बनाने एवं उन्हें क्रियान्वयन करने का कार्य संसद करती है। कौन करती है? संसद। संसद ही नियम बनाती है और संसद ही क्रियान्वयन करवाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का भी देश के प्रशासनिक कार्यों में के संचालन में गहरा संबंध है। उच्चतम न्यायालय, देखो आपके घर में अगर नियम का तोड़ फोड़ करता है कोई तो कौन समझा देता है? माता पिता निपटारा कर देते हैं। अगर गांव में लड़ाई झगड़ा होती है तो कौन निपटारा करता है? सरपंच साहब कर देते हैं। आपके अगर तहसील में लड़ाई होती है तो न्यायालय होता है, न्यायाधीश आपके नियमों को न्याय देता है, सिविल कोर्ट यानी जज। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है यानी जिला न्यायालय होता है। तो जो वहां की लड़ाइयां वहां समझाई जाती, निपटाई जाती। फिर राज्य की लड़ाइयों झगड़ों को निपटाने के लिए राज्य में एक हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है जो जबलपुर में है हमारा। ठीक है, जबलपुर में न्याय होता है। और उसी प्रकार से पूरे देश में एक सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय। कौन सा? उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट तो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट में होता है। देखें, उच्चतम न्यायालय का भी देश के प्रशासनिक कार्य, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, सरकार के कार्य हैं, उन कार्य को चलाने में उच्चतम न्यायालय का प्रमुख संबंध होता है। ठीक है, अब देखें क्रियाकलाप। हम जानते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 28 लिखा है पुरानी किताब। लेकिन एक राज्य हमारा नया तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है उसकी नई राजधानी बन रही है, वो है अमरावती। अमरावती उसकी राजधानी बन रही है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश कहलाते हैं जहां पर राष्ट्रपति का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? राष्ट्रपति, मिलिट्री का शासन चलता है। ठीक है, और राज्य वे कहलाते हैं जहां पर राज्य का शासन चलता है यानी राज्य सरकार का शासन चलता है। तो सुने, हम जानते हैं कि हमारे देश में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपने शिक्षक से चर्चा करिए एवं दी गई तालिका में राज्यों के समक्ष उनकी राजधानी अंकित कीजिए। तो सबसे पहले हम किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल के बाद दूसरी राजधानी राजस्थान की क्या है? जयपुर। राजस्थान की जयपुर। उसके बाद महाराष्ट्र की मुंबई। महाराष्ट्र की मुंबई। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। नहीं, हाँ, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की। अब तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की, अभी आंध्र प्रदेश की बन रही है
अमरावती। आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी बन रही है? अमरावती। हाँ, बनती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हमने पहले भारत के पूरे नक्शा पढ़ा था कक्षा 4 में, सबकी राजधानी भी लिखी थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसको पुराने समय में मद्रास कहते थे। बिहार की राजधानी पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। झारखंड की राजधानी रांची। नवे रमेश कटर पटर कर रहा। असम की राजधानी दिसपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और मेघालय की राजधानी कोहिमा। मेघालय की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी त्रिपुरा, नहीं, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। और तो हमारे जो 28 जिले हैं और एक तेलंगाना जुड़ गया, तो तेलंगाना की राजधानी क्या आ गई है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की अमरावती। समझ में आया? तो इन सभी राज्यों की राजधानी भी आपको सीखने पड़ेंगे। अब केंद्र शासित राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे प्रदेश जिनमें राष्ट्रपति का शासन चलता है, उन प्रदेशों को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जहां पर केंद्र की सरकार चले, केंद्र का शासन चले। केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैंने कहा बता रखा, कल भारत का नक्शा बनाया था तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, तो वहां की राजधानी कहां पर पड़ती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, चलो, चंडीगढ़ की राजधानी। चंडीगढ़ तो खुद की मतलब हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुदुचेरी। पुदुचेरी को ही पांडुचेरी कहते हैं, ठीक है। पांडुचेरी जो पुदुचेरी है, ये 3 स्थानों पे है, एक ही स्थान पे नहीं है। तीनों स्थानों के नामों को जोड़ के पुदुचेरी बनता है, यानी पांडुचेरी बनता है। तो जिस 7 जो प्रदेश हैं, ये कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रपति का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? राष्ट्रपति का शासन चलता है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे जाएं, ठीक है। इन सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत एक संघ बना है। संघ माने समूह, संघ माने समूह। तो भारत एक अकेला नाम देश नहीं है, भारत में कई टुकड़ों को जोड़ करके एक देश बनाया गया है, जिसमें 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को मिलाकर के भारत एक संघ बन गया है। क्या बन गया है? संघ। तो 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत संघ कहा जाता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के कार्य निर्धारक हैं। भारत के संविधान, भारत में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में एक संविधान लिखा गया है, जो संविधान सभा के द्वारा नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसमें हम जनता का शासन जनता के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस भारत के संविधान में 2 प्रकार का शासन चलता है। कौन कौन से प्रकार का शासन चलता है? 2 प्रकार का। केंद्र में चलता है केंद्र शासन और राज्य में चलता है राज्य शासन।
केंद्र में चलता है केंद्र सरकार और राज्य में चलती है राज्य की सरकार। ठीक है, जैसे केंद्र में अभी सरकार किसकी बैठी हुई है? बीजेपी की। अपने मध्य प्रदेश में भी सरकार किसकी बैठी है? बीजेपी। केंद्र में सरकार बैठी है अभी बीजेपी की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में किसकी सरकार बैठी है? सपा की। ठीक है, साइकिल वाले सपा की। ठीक है, तो उसी प्रकार से केंद्र का शासन अलग है और राज्य का शासन अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत संघ एक केंद्र सरकार है और राज्यों की अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं। राज्य की भी अपनी अपनी सरकार है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार चल रही है? बीजेपी। और बीजेपी से पहले 15 साल पहले कौन सी सरकार चलती थी? कांग्रेस की। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अभी महाराष्ट्र में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी। गुजरात में किसकी सरकार चल रही है? नरेंद्र मोदी बीजेपी चल रही है ना। इसी प्रकार से आप आगे देखिए। बताइए हमारे देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। हमारे देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? गांव के नियम कौन बनाता है? गांव के नियम सरपंच बनाता है। कौन बनाता है? सरपंच। समझ में आया? यह भी जाने शासन के 3 स्तर होते हैं। शासन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। सबसे पहला स्तर होता है केंद्र स्तर। केंद्र सरकार में कौन सी सरकार चलेगी? केंद्र सरकार। एक स्तर कौन हो गया? दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो है केंद्र सरकार। और राज्य में जो सरकार चलेगी वो मानी जाएगी राज्य सरकार। कौन सी मानी जाएगी? राज्य सरकार। और राज्य का शासन और जो स्थानों पर जो शासन चलेगा उसको बोलेंगे स्थानीय शासन। स्थानीय शासन। अब स्थानीय शासन में कौन कौन सी शासन आता है? गांव में चलता है ग्राम पंचायत। ठीक है, और विकास खंड पे चलता है जनपद पंचायत और जिला स्तर पे चलती है जिला पंचायत। तो तीनों पंचायतें स्थानीय शासन कहलाती हैं। तीनों पंचायतें कौन सा शासन कहलाती हैं? स्थानीय शासन। तो हमारे देश में 3 स्तर पर शासन चल रहा है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का शासन, राज्य स्तर पर राज्य सरकार का शासन और स्थान के स्तर पर स्थानीय सरकार का शासन। समझ में आया? देखो, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। स्थानीय स्वशासन में क्या आता है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अब ग्राम स्तर पर कौन सी सरकार चलती है? ग्राम पंचायत शासन। विकास खंड स्तर पर कौन सा चलता है? जनपद पंचायत। और जिला स्तर पर कौन सी सरकार चलती है? जिला पंचायत। ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती हैं। जिस स्थान पे जो सरकार चल रही है, जो शासन चल रहा है, वो स्थानीय शासन कहलाता है। स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। स्वशासन। स्वशासन का अर्थ होता है स्वयं का शासन। ठीक है, जैसे सरकार गांव में सिर्फ गांव वालों का शासन चलता है। गांव में गांव वालों का शासन चलता है। जनपद पंचायत में सिर्फ जनपद पंचायत वालों का शासन चलता है। ठीक है, जिला पंचायत में सिर्फ जिला वालों का शासन चलता है। तो उसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। समझ में आया? स्थानीय स्वशासन के भी 3 अंग हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। समझ में आया? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब आइए बच्चों, हम अपने देश के संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखो, ये है संसद भवन, दिख रहा है? पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं। संसद भवन है, दिल्ली में बना हुआ है। इसी में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री सभी लोग इसी में बैठते हैं। ठीक है, और देश की जनता के लिए कानून बनाते हैं और देश की जनता के बने हुए कानूनों को क्रियान्वयन करवाते हैं। क्रियान्वयन माने चलवाते हैं। समझ में आया? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या कहलाता है? सबसे पहले सुने। ठीक, राष्ट्रपति का पद हमारे देश में सर्वोच्च होता है, यानी सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है। वे हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं।
सबसे पहला नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करेगा? राष्ट्रपति का चुनाव देखो, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के विधायक, राज्य विधानसभा के विधायक सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष के बाद फिर दूसरा राष्ट्रपति बनाया जाता है, या पुराना राष्ट्रपति अगर वोटों से फिर से जीत जाता है तो दोबारा वही राष्ट्रपति बन जाता है। समझ में आया? अब राष्ट्रपति के बाद अगला शब्द आया है हमारा लोकसभा। पहले था हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? हमारे देश का प्रथम सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका कार्यकाल 5 साल का रहता है, यानी 5 साल के लिए चुना जाता है। अगला शब्द आता है संसद का दूसरा भाग है लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। अब देखें लोकसभा में क्या कौन से बैठे रहते हैं? सांसद। लोकसभा में सांसद। तो सुने, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रत्यक्ष मतदान माने जनता अपने वोट को डालकर लोकसभा के प्रत्याशी सांसद को चुनते हैं। समझ में आया? प्रत्यक्ष माने जनता के द्वारा चुनाव होना। ठीक है, तो आप प्रत्यक्ष माने जनता वोट नहीं डालती, लेकिन उम्मीदवार वोट डाल के चुन लेते, तो वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। और जनता के द्वारा सीधा चुना जाएगा तो प्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है। तो जनता प्रत्यक्ष चुनाव से किस किस को चुनती है? राष्ट्रपति को, लोकसभा के सदस्य को, विधानसभा के विधायक को और सरपंच को, पार्षद को, इन सभी को प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। मतदान जानते हैं? मत माने वोट, दान माने देना, वोट डालना। क्यों? कहां देख रहा? आलस बाहर देख रहा। मतदान में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की होती, मैंने पहले बताया, वोट डालने वाले की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, वही मतदान डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तथा 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधि को, अपने उम्मीदवार को, प्रतिनिधि माने उम्मीदवार, ठीक है, अपने पक्ष के प्रतिनिधि को वोट डालते हैं और 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष की हो, कितने वर्ष की हो? 25 वर्ष की हो या इससे अधिक हो, तो भारत के किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में, जैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, वोट डालने वाली सूची में आपका नाम आ जाएगा, तभी आप वोट डाल पाएंगे। तो लोकसभा का सदस्य 25 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए और भारत के किसी भी स्थान की मतदाता की सूची में उसका नाम होना चाहिए, तभी वह लोकसभा के सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है, लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, जिस उम्मीदवार को अधिक वोट मिलते हैं वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही उम्मीदवार चुना हुआ माना जाता है तथा लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुना हुआ माना जाता है, वही लोकसभा का सदस्य बन जाता है। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखो, लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं उन सांसदों में से जिसके लोकसभा के सदस्य ज्यादा हो, जैसे बीजेपी के अगर इसमें 545 हैं, 545 में अगर 240 वोट मान ली, 240 सदस्य बीजेपी के हैं और 70 बीएसपी के हैं मान लीजिए, और 200 कांग्रेस के हैं और उसके बाद कुछ अन्य के हैं, तो किसका प्रधानमंत्री चुना जाएगा? बीजेपी का, क्योंकि जिस दल के लोकसभा के सदस्य ज्यादा होंगे, जिस दल के लोकसभा के सदस्य ज्यादा होंगे उसी दल का एक सदस्य प्रधानमंत्री बनाया जाता है। समझ में आ रही बात है? तो लोकसभा के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। समझ में आया? तो उस